तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये मैं ना तो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा इन द प्रीवियस क्लासेस के थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आर्टरीज की जो स्मॉलर आर्टरीज होती हैं उनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं और स्मॉलर वेन्स जो होती हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं। तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टरीज, दीज कैरी ब्लड। जो डेफिनेशन है बेसिक आर्टरी की, हम लोग ये नहीं लेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग कहेंगे कि दीज हु कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन्स विच इन टर्न डिवाइड टू, यानी कि वो जो कि ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड है। ऐसी आर्टरीज को हम लोग क्या कहें, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरीज। इसी तरह ये फर्दर डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बनाती हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, वेन्स की अगर हम बात करें, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द हार्ट। जो दिल में ब्लड लेके वापस आ रही है उनको हम लोग वेन्स कहते हैं। अब इनके जो सेंटर में चीजें होती हैं वो आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बनाती हैं। एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स होता है जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, रीयूनाइट करती हैं, तो स्मॉल वेन्स बनाती है जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। और वेन्यूल्स जब इकट्ठी होती हैं तो बड़ी वेन्स बनाती हैं जिनको हम लोग वेन्स कहते हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स बनाती हैं जिनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक सीक्वेंस चलाएं तो आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज, कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स। तो ये एक सीक्वेंस जो है ना वो आपने याद रखनी है। और आर्टरीज की अगर हम बेसिक डेफिनेशन करें तो जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगी वो आर्टरी होगी और जो टुवर्ड्स द हार्ट जाएगी वो वेन्स होगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि आर्टरीज में नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी ट्रंक, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह हम एक चीज की और एक्सेप्शन ले लेते हैं कि वेन्स में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से लेके हार्ट में एंटर होती है। लास्ट टाइम हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं इनमें मिक्स्ड ब्लड होता है, जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, सो इट कंटेन्स मिक्स्ड ब्लड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल की अगर हम बात करें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल में 3 लेयर्स होती हैं। लेयर्स को हम लोग ट्यूनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स को हम लोग ट्यूनिक्स कहते हैं। जो 3 लेयर्स हैं उनमें एक एंडो, सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग एंडोथेलियल लाइनिंग की सबकी होगी, आर्टरी और वेन की। ब्लड जो कैपिलरी है उसकी एक ही वेन होती है। इसके अलावा एक मिडल लेयर होगी जिसमें स्मूथ मसल है और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, और एक कनेक्टिव टिश्यू की आउटर कवरिंग होगी। यानी कि हम लोग 3 लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोथेलियल लेयर, दरमियान वाली को मिडल लेयर या जिसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर में सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की आउटिंग कवरिंग होती है। तो अगर हम इसको सिंपल याद रखें तो सबसे अंदर एंडोथेलियम, उसके बाद जो है स्मूथ मसल, उसके बाद जो है ना कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इस तरीके से बाहर जाएं, लेकिन जो मिडल लेयर है चूंकि काफी मोटी लेयर होती है तो इसमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ये भी मौजूद होता है। फ्रॉम इनर मोस्ट आउटर मोस्ट, अंदर से बाहर आए तो 3 लेयर के जो हम लोग नाम देंगे वो होगा ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। यानी कि जो सबसे अंदर लेयर को ट्यूनिका इंटरना जो एंडोथेलियल की होगी उसका दूसरा नाम है इंटीमा। इस तरह दरमियान वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली लेयर को जो कनेक्टिव टिश्यू की होगी उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। तो ये नाम आपने याद रखे हैं। यहाँ से जो है ना वो आपको जो चीज जो है ना वो नजर आ रही है। सबसे पहले ये अंदर वाली लेयर, ये आर्टरी का ल्यूमन दिखाया गया और वेन का ल्यूमन जो है ना वो आर्टरी के निस्बत जो है ना वो बड़ा होता है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। और वेन के अंदर जो है ना वाल्व भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ
जगहों पे लगती है ताकि ब्लड जो है ना वो वापस ना जा सके, एक दफा गुजर तो रहा है वापस ना आ सके, क्योंकि वेन जो है मोस्ट प्रोबेबली जो नीचे वाली वेन्स है हमारी बॉडी के वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को लेके जाती हैं, तो ब्लड के वापस आने के चांस हो सकते हैं, इसलिए कुदरत ने क्या किया वेन्स के अंदर जो है ना वाल्व लगा दिए। तो सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग जो है ना वो जैसे मैंने आपको बताया एंडोथेलियम कहेंगे। उसके बाद ये दरमियानी लेयर थोड़ी सी मोटी होती है जिसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये मिडल लेयर है इसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, यहाँ पे ये दिखाई गई है, इसमें स्मूथ मसल भी है और बाहर जो है ना एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना या उसको कह लेंगे कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसमें जस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये यहाँ पे दिखाई दोनों साइडों पे, ये जो है ना अगर आर्टरी है तो वो रेड कलर की होगी और अगर वेन है तो वो ब्लू कलर की होगी। ये चीज भी आपने याद रखी, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे या ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर। ये एक कैपिलरी है, इसमें एक ही लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, इसमें कोई फर्दर लेयर नहीं होती है, उसने उसका भी जो है ना आपको अलग दिखा दिया। जहाँ पे इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूनिका इंटरना, जो कि इमीडिएटली जिसके अंदर ब्लड होता है तो ये इन कांटेक्ट होती है विद ब्लड। The tunica interna intima forms the inner lining of blood vessel and is in direct contact with the blood as it flows through the lumen, क्योंकि lumen के अंदर होती है ब्लड इसके साथ साथ चलता है। इसकी innermost layer को हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, which is continuous with the endocardial lining of the heart। ये continuous हो जाएगी एंडोथेलियम, यानी कि यही एंडोथेलियम एंडोकार्डियम में कन्वर्ट हो जाएगी दिल वाली। The endothelium is a thin layer of flattened cells that lines the inner surface of the entire CVS and the heart blood, सबको ये कवर करती है। The second component of the tunica interna is the basement membrane। तो सबसे अंदर वाली लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, जो एंडोथेलियम के भी अंदर होती है। फंक्शन क्या है जी ट्यूनिका इंटरना का? इट प्रोवाइड्स द फिजिकल सपोर्ट बेस फॉर द ओवर लाइंग एपिथेलियम, क्योंकि ये थोड़ी सी बाहर वाली लेयर इसके ऊपर होती है तो उसको सपोर्ट देती है। द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूनिका इंटरना, जो ट्यूनिका इंटरना का सबसे आउटरमोस्ट पार्ट है, एक बाउंड्री होती है जो कि ट्यूनिका इंटरना को ट्यूनिका मीडिया से सेपरेट करती है। इस बाउंड्री को याद रखना हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। तो पूछे कि व्हाट इज इंटरनल इलास्टिक लैमिना, तो हम लोग कहेंगे ये दरमियान सबसे अंदर वाली लेयर को दरमियान वाली लेयर से सेपरेट करती है, यानी कि ट्यूनिका इंटरना को ट्यूनिका मीडिया से सेपरेट कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना के बारे में। कहता है कि थिन शीट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स है विद अ वेरियल नंबर ऑफ विंडो लाइक ओपनिंग्स, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी विंडो लाइक, जो कोई स्विस चीज की तरह, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का कोई मक्खन होगा उसकी तरह की इसकी अपीयरेंस जो है वो आ जाती है। These opening facilitate diffusion of materials, यानी कि इस ओपनिंग का फायदा ये होता है कि मटेरियल्स जो हैं वो ट्यूनिका इंटरना की तरफ आते हैं ट्यूनिका मीडिया से, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स में इसमें फायदा हो जाता है। उसके बाद मिडल वाली लेयर आ जाती है जिसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। इज अ लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपको बताया कि इसमें दो लेयर्स होती हैं, स्मूथ मसल होता है और कनेक्टिव टिश्यू होती है। This layer displays the greatest variation among the different, सबसे डिफरेंट इस लिहाज से होती है कि the primary role of smooth muscle cells आपको पता है कि which extends circle। अब देखें बाज का ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये स्मूथ मसल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फायदा आपने याद रखना है कि मिडल लेयर में जो स्मूथ मसल्स हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं सर्कुलरली भी एज अ रिंग एंड सर्कल्स योर फिंगर, जैसा कि हमारी फिंगर में हम लोग रिंग डालें बिल्कुल ये उसके स्मूथ मसल्स जो है ना वो पूरी की पूरी लेयर को सर्कल कर लेते हैं। तो ये डायमीटर ऑफ द ल्यूमन वॉल, जो हमारा इंटेस्टाइन सॉरी जो हमारी ब्लड वेसल का डायमीटर होता है उसको ये रेगुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ब्लड यहाँ पे ज्यादा तादाद में गुजरना शुरू हो जाएगा तो ये सर्कुलर मसल जो है, स्मूथ मसल जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका डायमीटर ओपन हो जाता है। जैसे ब्लड कम हो जाता है तो डायमीटर कम हो जाता है, तो ये उसके डायमीटर को कंट्रोल करती है ट्यूनिका मीडिया। इसके अलावा वो कहता है कि इन एडिशन टू रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर, स्मूथ मसल कंट्रैक्ट्स व्हेन अ स्मॉल आर्टरी और आर्टरीओल इज डैमेज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है इसका कि अगर कोई आर्टरी, छोटी आर्टरी या आर्टरीओल डैमेज हो जाती है तो यही स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट कर देते हैं, जिसे वैस्कुलर स्पैज्म कहते हैं, टू हेल्प लिमिट लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द इंजर्ड वेसल, ताकि वहां पे ब्लड वेसल का जो लॉस हो रहा है, इनके ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड निकलना जो है ना उसको कम किया जा सकता है। यानी कि ये सिंपल वर्ड में कह लें कि ये ब्लड लॉस को या ब्लड को निकलने से भी बॉडी से रोकती है। यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होगी वो सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे। ये भी हम लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पढ़ा होगा
ये इसको सप्लाई करते हैं। जब ये सिंपैथेटिक फाइबर आते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है इस रीजन में इन कंडीशन टू कह लें कि इमरजेंसी कंडीशन जो है ना वो सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं तो इनर्वेट करते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स जो है ना वो डायलेट हो जाती हैं। किस जगह पे डायलेट होती हैं, किस जगह पे उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, ये हमने डिस्कस किया था जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। An increase in the sympathetic stimulation typically stimulates the smooth muscles to contract. तो smooth muscle contract करते हैं, blood vessel को squeeze करते हैं, इसको हम लोग vasoconstriction कहते हैं। और बस जगह पे ये smooth blood उसको vessel wall को dilate करते हैं, जिसको हम लोग vasodilation कहते हैं। तो ये vasoconstriction और vasodilation की टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी। It is all due to the smooth muscles that are present in the middle layer of the blood vessel. उसके बाद आ जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एक्सटर्ना से आउटर मोस्ट ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी इसको कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर इसमें होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें इलास्टिक कोलेजन फाइबर है। इट रेंजेस इन साइज फ्रॉम अ थिन कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग टू द थिकेस्ट लेयर ऑफ द ब्लड। ये थिन से थिकेस्ट तक चली जाती है। यानी कि वेन भी अगर देखें तो वेन के अंदर जो है ना वो स्मूथ मसल जो है ना ट्यूनिका मीडिया ज्यादा होती है, लेकिन वैसे जो ट्यूनिका एक्सटर्ना बास जगहों के ऊपर एओर्टा जैसे बहुत बड़ी ब्लड वेसल है उसके अंदर इसका जो साइज है सबसे ज्यादा आ जाता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कंटेन्स न्यूमरस नर्व्स एंड, क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर होती है तो आर्टरीज को भी नर्व सप्लाई चाहिए, तो वहां पे नर्व मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं, स्पेशली इन द लार्जर वेसल्स, टाइनी ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द टिश्यू ऑफ द वेसल वॉल। उसके अलावा कहता है कि इस जो ट्यूनिक बड़ी बड़ी ब्लड वेसल होती हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की ब्लड वेसल इनको सप्लाई करते हैं, बड़ी ब्लड वेसल को छोटी ब्लड वेसल जो है ना वो सप्लाई करती हैं। अब इस स्मॉल वेसल्स को जो कि वेसल्स को सप्लाई कर रही हैं उसको हम लोग वेजा वेजोरम, यानी कि दोनों वेसल को वेजा वेजोरम एक ऐसी टर्म है जिसमें ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो ये वो नर्व्स, ये वो वेसल्स होती हैं जो कि बड़ी आर्टरीज को सप्लाई करती हैं। इसको आप जब भी ब्लड वेसल्स को ओपन करें तो आपको ये इजीली नजर आएंगे जैसा कि एओर्टा है। अब थोड़ा सा इनको सेपरेटली डिस्कस कर लें। सबसे पहले आ जाएगी आर्टरीज जिसमें आपको बताया कि ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जब इंसान मर जाता है तो ये फॉर्म एम्प्टी एट डेथ, तो खाली होती, कोई ब्लड नहीं होता इनमें। इन एंशिएंट टाइम दे वर थॉट टू कंटेन ओनली, पुराने ज़माने में कहा जाता था क्योंकि ये मरने के बाद इसमें कुछ ब्लड नहीं होता था, कहा जाता था कि आर्टरीज में तो कुछ होते नहीं सिवाय एयर के। Like other blood vessels, the wall of artery has 3 layers, but the tunica media may be thicker or more elastic as outlined in the following discussion. Due to their plentiful elastic fibers, arteries normally have high compliance, इनकी high compliance होती है, which means that their walls stretch easily or expand. ज़्यादा चूंकि blood pressure जो arteries में होता है as compared to vein में blood बड़ा slowly move करता है, इसलिए इनका जो है स्ट्रेच होने की एबिलिटी, स्मूथ मसल जो है ना इनमें ज्यादा होते हैं। विदाउट टेयरिंग इन रिस्पांस टू स्मॉल इंक्रीज, जैसे प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है तो ये फटती नहीं है, टूटती नहीं है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए फिर फटने के बाद तो ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर की कंडीशन है जो कि मुख्तलिफ कंडीशन में हो सकता है। कुछ टाइप्स हैं आर्टरीज के, वो डिस्कस कर लें। सबसे पहले इलास्टिक आर्टरीज जो कि बड़ी बड़ी होती हैं, मस्कुलर आर्टरी जो कि मसल को सप्लाई करती हैं, आर्टरियोल्स जो कि छोटी आर्टरी होती हैं जो कि जिसमें ट्यूनिका इंटरना जो है ना वो बहुत कम होता है। अनास्टोमोसिस एक टर्म है, इट मीन जहां दो आर्टरीज आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं, जो मिल के एक जगह को सप्लाई करें उसको हम लोग अनास्टोमोसिस करते हैं। और एक टाइप में एंड आर्टरीज आ जाती हैं जहाँ पे आर्टरी खत्म हो जाती है जो कि अनास्टोमोस नहीं करती। मसलन बॉडी की हमारी ये स्किन है ना, तो यहाँ पे एक आर्टरी सप्लाई करके खत्म हो जाएगी, उसको हम एंड आर्टरी कहेंगे। आर्टरीज जहाँ पे एंड हो जाती है, देखिए मैंने आपको टर्म बताई है, या तो आर्टरी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, या आर्टरी जो है ना वो दूसरे के साथ मिल जाएंगी जिसे अनास्टोमोसिस कहते हैं, और या आर्टरी एंड हो जाती है जिसे एंड आर्टरीज कहते हैं। तो ये टर्म्स इस लिहाज से उन्होंने बताई हुई। आर्टरियोल्स जहाँ पे आर्टरी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, अनास्टोमोस जिसमें दो आर्टरीज आपस में मिलकर किसी खास रीजन को सप्लाई करती हैं, या एंड आर्टरीज जहाँ पे आर्टरीज वैसे ही एंड होकर किसी रीजन को सप्लाई करके एंड हो जाती है। उसके बाद कैपिलरीज आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, इसका डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और यू एंड फॉर्म द यू टर्न्स, यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि ये आर्टेरियल फ्लो को वीनस रिटर्न में जो ऊपर से आर्टरीज ब्लड लेके आ रही है उसको वीन्स में जो लेके जाता है वो कैपिलरीज होती है।
इसलिए इसको यू टर्न्स कहते हैं कि ब्लड को वापस लेके आने में इसमें मदद होती है। कैपिलरीज आर फाउंड नियर ऑलमोस्ट एवरी सेल इन द बॉडी, हर जगह पे मौजूद होती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, बट देयर नंबर वेरीज विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जिस जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा है वहाँ पे इसके सप्लाई ज्यादा होगी। द बॉडी कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिलरीज की भी 3 किस्में होती हैं, कंटीन्यूअस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड साइनोसाइड्स। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरीज में आपको बता चुका हूं कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस है बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ऐसे इसलिए इनको कैपिलरीज को हम लोग एक्सचेंज वेसल्स भी कह देते हैं। ये वो तीनों टाइप जो है कैपिलरीज की है ना, ये मैं यहाँ पे उसने दिखाई हुई है। यहाँ पे मैं इसलिए इसको डिटेल से डिस्कस पढ़ा नहीं रहा कि आपके लेवल का, बस आपने स्ट्रक्चर में तीनों में फर्क देख लेना है। जो कंटिन्यूअस कैपिलरी है उसमें आपको पोर्स वगैरह नजर नहीं आते क्योंकि ये एक्सचेंज कम करती हैं, ये जस्ट ब्लड को ऐसे कंटिन्यू ही कर देती हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको न्यूक्लियस जो है ना बड़ा सा नजर आ रहा है दोनों साइडों में। तो कंटिन्यूअस कैपिलरीज में फेनेस्ट्रेशन नहीं होती। जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी है ये नीचे वाली, इसमें फेनेस्ट्रेशन होती है यानी कि इसमें सुराख होते हैं, तो ये ज्यादा एक्सचेंज में जो है ना वो मदद देती है। ये इसका ल्यूमन में दिखाया गया अंदर से। उसके बाद आखिरी जो है साइनोसाइड, इसमें बड़े बड़े सुराख आपको नजर आएंगे। ये तीनों के डायमीटर में ये डिफरेंस है। तो साइनोसाइड्स में आपको बड़े बड़े सुराख नजर, किसी खास रीजन को ज्यादा ब्लड सप्लाई करनी है या किसी खास रीजन को जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो आपने जो है ना वो आगे गैसेस के एक्सचेंज करना है, तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, बन नहीं पाती, जिस वजह से इसकी एंडोथेलियम में बड़े बड़े जो है ना वो सुराख आपको नजर आ रहे हैं, जिसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। ये यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिखाया गया। तो ये फर्क मैं आपको दोबारा बता दूं, कंटिन्यूअस कैपिलरी में कोई सुराख नहीं होता, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी में छोटे छोटे सुराख होते हैं और साइनोसाइड्स में बड़े बड़े सुराख होते हैं। उसके बाद वेन्यूल्स, जब हमें पता है कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाती हैं, और ये बेसिकली छोटी छोटी वेन्स की होती हैं जो कैपिलरी का ब्लड लेती हैं और उसको ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। बिकॉज दे कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, वेन्स आर रेफर्ड टू एज, इसको एफरेंट वेसल्स भी कहते हैं। अब इनकी वेन्यूल्स की दो किस्में हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स और मस्कुलर वेन्यूल। पोस्ट कैपिलरी यानी कि कैपिलरीज जहाँ पे ज्वाइन करती हैं तो उसको वेन्यूल्स कहेंगे, इनके जहाँ मिलती हैं, और मस्कुलर वेन्यूल्स जो कि मसल्स को सप्लाई करती हैं। ये यहाँ पे एक जो टर्म है, सारे के सारे स्ट्रक्चर उसने दिखाया गया है कि ये एक आर्ट्रियोल दिखाई गई है। ये जो टाइनी वेन्स की बात, हम टाइनी जो है ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, ये आर्ट्रियोल्स दिखाई गई हैं। आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर मेटा आर्ट्रियोल, उसके बाद सबसे पहले प्री कैपिलरी, फिर कैपिलरी, कैपिलरीज डिवाइड होकर पोस्ट कैपिलरी, और फिर मस्कुलर वेन्यूल है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ने यहाँ दिखाया। तो ये इतना रीजन जो यहाँ पे दिखाया गया ये कैपिलरी बेड है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आ जाती है जो वेन्स, जिसका डायमीटर जो है वो 0.5 मिलीमीटर डायमीटर होता है, फ्रॉम स्मॉल वेन जिसको 3 सेंटीमीटर टू द लार्ज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन, के वहाँ बहुत बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं जो 3 सेंटीमीटर तक होती हैं। जो छोटी वेन होती है वो 0.5 मिलीमीटर की होती है। तो 3 सेंटीमीटर जो है ना वो ऑलमोस्ट कह लो कि हमारा इतनी बड़ी जो है ना वो सुपीरियर और इंफीरियर वेन होती है। द ट्यूनिका इंटरना ऑफ द वेन इज थिनर देन दैट ऑफ द आर्टरीज। इसका जो इंटरना है आर्टरीज की जो है ना वो थिनर होता है। द ट्यूनिका मीडिया वेन्स इज मच थिनर, उससे कम होता है, और विद रिलेटिवली लिटिल स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये थिकेस्ट होता है और इसमें कोलेजन होते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं। वेन्स की एक इंपॉर्टेंट खूबी जैसे मैं आपको बताया कि इसमें वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं। वेन्स में कुछ टर्म्स हैं, इसमें भी आपने याद रखे हैं, वास्कुलर, ये कुछ टर्म्स जो हम लोग आगे जाके एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे बड़ी क्लासेस में, बड़े सेमेस्टर में, यानी 4th 5th 6th सेमेस्टर में। सबसे पहले वास्कुलर साइनस या वीनस साइनस, इट इज द वेन विद द थिन एंडोथेलियल वॉल दैट हैज नो स्मूथ मसल, जिसमें स्मूथ मसल ही नहीं होते, जैसे ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं या क्रोनरी साइनसेस, उसकी एग्जांपल दी हुई है। विनाई कुमिटेंस, जहाँ पे वेन्स जो है ना आपस में मिलती हैं और मिलके एक बड़ी वेन बनाती हैं, उसको हम लोग विनाई कुमिटेंस कहते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल वेन जो सुपरफिशियल होती है और डीप वेन जो डीप होती है, नाम से ज़ाहिर। अच्छा, ये एट द एंड जो है ना वो यहाँ पे कुछ सर्कुलेशन दिखाई गई है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस लिहाज से, ताकि इसको आपने कोशिश करनी है स्केच बुक पे जो है ना वो ड्रॉ भी करें। ये इस लिहाज से सर्कुलेशन जो है ना बताता जाऊं। यहाँ पे ये हार्ट है जो कि लेफ्ट जो है नीचे वाला
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके एओर्टा ऊपर गया था। अब एओर्टा ऊपर जाते हुए ऊपर वाले सारे रीजन को सप्लाई करेगा। यहाँ पे कुछ बड़ी आर्टरी होगी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जो कि आगे जाके देखें राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सिलरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो रही है। सबक्लेवियन आर्टरी जब एक्सिला में आती है, हमारे आर्मपिट में आती है तो एक्सिलरी आर्टरी जब बाजू में आती है तो ब्रेकियल आर्टरी जब बाजू में जाती है, फोरआर्म में जाती है तो इसको रेडियल और अल्नर आर्टरी, फिर डॉर्सल वेनस आर्टरी, जहाँ पे आप ब्लड सैंपल लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक डायरेक्टली नहीं निकलता, यहाँ पे दो और आपको बड़ी आर्टरीज ये डायरेक्टली जो है ना वो नजर आ रही है, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड वाली और लेफ्ट सबक्लेवियन। ये लेफ्ट सबक्लेवियन और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। तो ये राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि राइट में जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है वो आगे जाके दो में डिवाइड हो रहा है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन जो लेफ्ट में वो डायरेक्टली एओर्टा से निकल रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट सब, यानी कि इसमें ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का कोई काम नहीं। एओर्टा नीचे आता है, कुछ दिल को ब्रांचेस देता है जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, फिर कुछ थोरैसिक रीजन को ब्रांचेस देगा जिसे थोरैसिक एओर्टा कहेंगे, फिर अब्डोमेन में आएगा इसको अब्डोमिनल एओर्टा। अब्डोमिनल में आके हम लोग डिटेल से फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें जिस जिस रीजन को सप्लाई करता है, जिस जिस आर्गन को सप्लाई करता है उसी हिसाब से इसका नाम है। जैसे कि किडनी को सप्लाई कर रहा है तो रीनल आर्टरी, लीवर को सप्लाई कर रहा है तो हेपेटिक आर्टरी, सो ऑन। ठीक है, मुख्तलिफ नाम है, इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आके एट द लेवल ऑफ द लोअर एब्डोमेन आके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे कॉमन आइलियक आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्टरीज जो बड़ी बड़ी हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन आइलियक आर्टरी। कॉमन आइलियक आर्टरी अपने अपनी साइड के लेग में दाखिल हो जाती है, अपने अपनी साइड के लेग में जाके ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल जो है ना फेमोरल आर्टरी एंड एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी एंड इंटरनल आइलियक आर्टरी, दो में डिवाइड हो जाती है। मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल आइलियक एंड इंटरनल आइलियक। एक्सटर्नल आइलियक जो है ना वो फेमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है और इंटरनल आइलियक पीछे चली जाती है। फिर ये फर्दर जो है ना वो इनकी ब्रांचेस जो है ना वो आगे जाके हम लोग, जरूरी नहीं है इनको याद करना, तो आप इसको ऐसे ही छोड़। तो ये आपका हमारा आज का जो टॉपिक था वो सीवीएस सिस्टम है वो एंड हो गया है। यहाँ तक वो आप लोगों का क्वेश्चन है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।